बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज लेक्चर नंबर 30 में हमने ग्रामर के उन्वान पढ़ने हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तफ़हीम इबारत नंबर 9 और साथ ही आप मज़मून पढ़ेंगे बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म। पहले हम तफ़हीम इबारत पढ़ लेते हैं। सकून के वक्त समंदर का दीदार आंखों को फरहत बख्शने वाली चीज़ है। तख्ते जहाज़ पर खड़े होकर देखें तो लहरों का एक लातादाद सिलसिला नजर आता है, जो हवा के नरम नरम झोंकों के असर से समंदर पर करीब करीब हर वक्त आते रहने से एक दूसरे के पीछे हल्के बनाता चला जाता है। ऐसा मालूम होता है कि लहरें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हैं। सुबह के वक्त जब आफताब निकलता है, उछलती हुई लहरों के सफ़ेद झाग पर इसकी किरणें पड़ती हैं तो कौसे कज़ा के सारे रंग दफ़अतन शफ़ाफ पानी के तख्तों पर झुक जाते हैं। दूर उफ़क़ के करीब तो सुनहरी रूप पहली फर्श बिछा हुआ नजर आता है, गोया शाह खावर के खैर मकदम के लिए सामान हो रहा है। सवाल नंबर 1 इसमें है, सकून के वक्त समंदर का नज़ारा कैसा होता है? तो इसका जवाब है, सकून के वक्त समंदर का नज़ारा आंखों को फरहत बख्शने वाली चीज़ है। तख्ता जहाज से समंदर कैसा नजर आता है? सवाल नंबर 2 में इसका जवाब है, तख्ता जहाज से समंदर को देखें तो लहरों का एक लातादाद सिलसिला नजर आता है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे लहरें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हैं। सुबह के वक्त समंदर का मंजर कैसा होता है? सवाल नंबर 3। अब इसमें सुबह के वक्त जब आफताब निकलता है और चलती हुई लहरों की सफ़ेद झाग पर इसकी किरणें पड़ती हैं तो कोसे कज़ा के सारे रंग दफतन शफाफ पानी के तख्तों पर चमक जाते हैं। अब सवाल नंबर 4 है, दूर उफ़क़ के करीब क्या क्या नजर आता है? दूर उफ़क़ के करीब एक सुनहरी रो पहली फर्श बिछा हुआ नजर आता है, जैसे सूरज के इस्तकबाल की तैयारी हो रही हो। इसके अलावा एक सवाल और है, इसमें जो ऐड करना है वो है, शाह खावर से क्या मुराद है? तो इसका जवाब शाखावर से मुराद है सूरज, सुबह के वक्त निकलने वाला सूरज शाखावर से मुराद। और इसमें इसके बाद इबारत का मौजू उन्वान क्या होगा? तो इसका मौजू उन्वान है सुबह के वक्त समंदर का मंजर, समंदर का मंजर और सकून के वक्त समंदर का दीदार। अब हम देखेंगे मजमून बानी पाकिस्तान कायदे आज़म। तंजीम और इत्तेहाद और यकीन की खमीर से खालिक ने खलूस का पैकर बना दिया, देकर फिर उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना इस्लामिया हिंद का रहबर बना दिया। अजीम इंसान रोज रोज पैदा नहीं होते, ऐसे इंसान के लिए तारीख को मुद्दतों इंतजार करना पड़ता है, जो कौम की तकरीर संवारता है, क्योंकि वो कुदरत उसे बेहतरीन सलाहियतों से नवाज कर भेजती है। बरसगीर पाको हिंद की मुसलमानों की कश्ती जब मझदार में डूबने लगी तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों की मदद के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भेजा। 20वीं सदी में मिल्लत इस्लामिया के सबसे बड़े लीडर कायदे आज़म थे। उन्होंने मुसलमाना ने हिंद को एक मकसद दिया और मंजिल तक पहुंचाया। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, मगर कायदे आज़म को अल्लाह ने सआदत अता की। उन्होंने अपनी शबाना रोज़ मेहनत से बरसगीर के मुसलमानों को अलग वतन दिलाया। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए, जहाँ से बैरिस्टर बनकर वापस आए। जिन दिनों आप इंग्लिस्तान में ज़ेरे तालीम थे, घरेलू हालात ने आपको बहुत परेशान किए रखा। वालिदा की वफात से शदीद सदमा पहुंचा, वालिद का कारोबार तबाह हो गया, मगर आपने हिम्मत और हौसले से काम लेकर वक्त गुजारा। वतन वापसी के बाद कराची में वकालत शुरू की। कराची में वकालत ना चली तो आप बम्बई चले गए, जहां उन्होंने इस कदर शोहरत कामयाबी हासिल की कि थोड़े ही अरसे में चोटी के वकीलों में शुमार होने लगे। सब जानते हैं कि कायदे आज़म ने सख्त मेहनत के बाद ये मकाम हासिल किया। वो ज़माने तालिब इल्मी में रात देर तक पढ़ते क्योंकि वो समझते थे कि सख्त मेहनत मुसलसल कोशिश से ही आला मकाम हासिल किया जा सकता है। यकीन महकम अमले पहम मोहब्बत फाते आलम जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। सियासत में मिस्टर जिन्ना की दिलचस्पी उस वक्त शुरू हो गई थी जब वो इंग्लिस्तान में थे। उन्होंने कांग्रेस और मुसलमानों के मुस्लिम लीग के दरमियान फासले कम करने की कोशिश की, मगर हिंदू लीडरों की मकारी और मुनाफकत को देखते हुए दिल बर्दाश्त होकर नागपुर के इजलास में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम लीग में मुकम्मल तौर पर शमूलियत हासिल कर ली। 1934 से मुस्लिम लीग के ताहियात सदर बनने के बाद आपने आज़ादी के असूल को अपना मकसद बना लिया। ये उनके दूर अंदेशी थी कि काबीना मिशन, हेल्डन करप्ट मिशन और नेहरू रिपोर्ट जैसी खराफात की शदीद मुखालफत की। मुसलमानों के हकूक़ की पासमानी के लिए एक चार्टर तरतीब दिया, जिसे कायदे आज़म के 14 नकात का नाम दिया जाता है।
ان کے عزم کی پختگی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور ہوئی اور صرف 7 سال کے مختصر عرصے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان حاصل کر لیا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اب پاکستان بننے کے بعد درپیش مسائل کے حل کی طرف بھرپور توجہ دی، جس سے آپ کی طبیعت جو پہلے بھی سخت خراب تھی مزید خراب ہو گئی۔ جون 1948 کو ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق آپ آرام کی غرض سے کراچی سے کوئٹہ آ گئے، مگر 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے لیے پھر کراچی تشریف لے گئے۔ سفر کی وجہ سے طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو صحت افزا مقام زیارت منتقل کیا گیا۔ آخری وقت آ چکا تھا۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کو کراچی پہنچایا گیا، جہاں اسی رات 10 بجے آپ پاکستانی قوم کو سوگوار چھوڑ کر دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ مت سہل سے جانو پھرتا ہے فلک پرسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ قائد اعظم ایک ایماندار، باہمت اور نڈر انسان تھے۔ ان کی سیاست صاف ستھری اور پاکیزہ تھی، نہایت خوش پوش تھے۔ ہندوستان کے کتنے ہی وائسراؤں نے ان کی خوش لباسی کی تعریف کی تھی۔ معروف صحافی بیورک نکولس نے 1945 میں انہیں ایشیا کا عظیم ترین انسان قرار دیا تھا۔ وجے لکشمی پنڈت نے آپ کی عظمت کو یوں بیان کرتا ہے کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام آزاد ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ لارڈ ویول یہ اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ مسٹر جناح اپنے ارادوں اور اپنے رائے میں بے حد سخت ہیں، ان کے رویے میں کوئی لچک نہیں پائی جاتی۔ وہ صرف مسلم قوم کے مخلص رہنما ہی نہیں، سچے وکیل بھی ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی اعتراف کیا کہ جناح کی اعلیٰ سیرت و کردار وہ مؤثر حربہ تھی جس کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی بھر کے معرکے سر کیے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ قائد اعظم طلبہ سے بے حد محبت رکھتے تھے، وہ طلبہ کو پاکستان کا مستقبل سمجھتے تھے۔ قائد اعظم نے ذاتی طور پر طلبہ کے وفود سے ملاقاتیں کی، ان کے مسائل کے حل کے لیے سوچ بچار کیا، ان کے آئندہ لاہے عمل پر غور کرتے ہوئے انہیں روشن راہیں دکھائیں جو یقیناً انہیں قوم کی بہترین معمار ثابت کر سکتی ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا، پاکستان کو اپنے نوجوانوں بالخصوص طلبہ پر فخر ہے جو آزمائش اور ضرورت کے وقت ہمیشہ صف اول میں رہے ہیں۔ کام کام اور بس کام، تنظیم، اتحاد و یقین قائد کے وہ فرمودات ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر پاکستان کو ترقی یافتہ بنایا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ یہی قائد اعظم سے محبت کے اظہار کا بہترین انداز ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے یہ مضمون اور تفہیم عبارت نمبر 9 کے سوالات کے جوابات اسکول کی طرف سے دیے گئے نوٹ سے یاد کرنے ہیں۔ آج کا کام گھر کا اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر آپ کو آگے کام بتائیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔